हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप आपके बीच एक बार फिर। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग ठीक होंगे और अपनी एक पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखे होंगे और आप अपना एक टाइम टेबल बना करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो आपका 25 का जो पेपर है उसको देखते हुए और आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा होगा। तो इसी क्रम में आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं ये केमिस्ट्री का क्लास होगा। केमिस्ट्री का हमने विलयन समाप्त किया था, जिसमें हमने आपको उसका न्यूमेरिकल पार्ट और सब कुछ हमने दे दिया है। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेकर चर्चा करेंगे, यानी वैद्युत रसायन को लेकर के हम बात करेंगे। तो ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए आज हम चलते हैं और थोड़ा सा आप लोगों से कहना यही है कि आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो है आप लोग देख रहा हूँ कि जो पढ़ने का एक क्रम है, जो वीडियो का एक प्रोसेस चलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग इसी से करें। तो आज हम चले और बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है उसको लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्य रसायन का जो संबंध है आप देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा आपका चैप्टर आपका क्लास 12 का है, जिसमें हम बात करेंगे वैद्युत और रसायन दोनों एक साथ इसमें कॉम्प्लेक्स हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक सेल हैं उसको लेकर के यह चैप्टर बनाया गया है, जिसमें हम बात करेंगे जो है रासायनिक क्रियाओं को लेकर चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो केमिकल जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या होती है, चेंजिंग होती है, उसको लेकर के बात करेंगे। इसमें साथ ही साथ कुछ बैटरी है, जैसे आपका विद्युत रासायनिक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल के साथ साथ वैद्युत घटने शेल होता है, जिसमें गैल्वेनिक शेल आता है मुख्य रूप से। तो उन सब चीज़ों को लेकर के हम क्या करें, अध्ययन करेंगे। तो आते हैं, ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पर। और आज का क्लास देखेंगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड वैद्य रसायन चैप्टर 2 है और लेक्चर नंबर 1 आपके साथ आ रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो वैद्य रसायन है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। इसमें किस चीज़ को पढ़ाया जाता है आपको पता होना चाहिए। जो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायो हो, सभी का जो संबंध वो प्रकृति से ही है और प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है। मतलब जो है साइंस क्या है, साइंस जो है साइंस सेंटियस बना हुआ, इसका मतलब होता है जानना। यानी अगर हम इस पृथ्वी पर हैं और एक प्राणी होने के नाते हमारा जो होता है कर्तव्य है या फिर हमारी एक जिज्ञासा है हर चीज़ को जानने की इच्छा। यानी कोई भी चीज़ अगर इस पृथ्वी पर हो रही, कोई घटना हो रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न है, इस सब चीज़ को लेकर के हम क्या करते हैं, ज़्यादा जागरूक होना चाहते हैं और हर चीज़ के विषय में जानना चाहते हैं। इसी क्रम में आज हम जो बात करने वाले हैं, इस चैप्टर को पहले जानिए, यह चैप्टर क्या है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, इनको लेकर के हम बात करने वाले हैं। वैद्य रसायन जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तात्पर्य है, इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत है और केमिस्ट्री में रसायन, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक सम्मिलित रूप है। इस चैप्टर में थोड़ा सा मतलब अपने में फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना भी फंसा नहीं हुआ है कि आपको दिक्कतें हैं। तो आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन, यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री, यानी भौतिक रसायन दिया गया है। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा, क्या बताओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच क्या करते हैं, संबंध तथा उनके पारंपरिक ऊर्जा परिवर्तनों का क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं। पारंपरिक ऊर्जा परिवर्तनों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है, वैद्य रसायन कहलाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच क्या करते हैं, हम संबंध को अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ उनके पारंपरिक ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। पारंपरिक ऊर्जा परिवर्तन का मतलब क्या है, मतलब यही है कि यहाँ जो है पारंपरिक ऊर्जा का मतलब यही है कि रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक जो ऊर्जा होती है, जो केमिकल एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, किस प्रकार वहाँ वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसको लेकर के हम अध्ययन करते हैं इसमें वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, और यहाँ अगर देखें तो वैद्युत ऊर्जा का जो है वैद्युत ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, इसको लेकर के क्या है हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को, इसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वैद्य रसायन है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो इसमें परिवर्तन होता है, जो एक चेंजिंग है, किस प्रकार से उसका हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में, उनको लेकर के अध्ययन करते हैं। वैसे भी आप जानते हैं जो ऊर्जा है, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम भी आप जानते हैं। उसमें बताया गया है कि
जो आपका ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या है नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या है कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी परिवर्तन की क्रिया होती है इसमें, यानी एक दूसरे में क्या होता है चेंजिंग होता है। इसको हम यूज क्या उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। उत्पन्न का मतलब ये है एनर्जी का सोर्स क्या है। एनर्जी का सोर्स है तो मान लीजिए हम हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए तो हम भोजन करेंगे, ठीक है, इतना सही है, लेकिन वो भोजन से एनर्जी किस प्रकार से बन रही है ये चीज हम नहीं कह सकते। यानी ऊर्जा ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड में विद्यमान है, वह केवल कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हमारे भोजन में एनर्जी पहले से विद्यमान है, जब उसको खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होती है कन्वर्ट होती है, फिर एनर्जी हम क्या करते हैं वर्क के रूप में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। यानी लगातार क्या है ऊर्जा का हमेशा रूपांतरण होता रहता है। इसी प्रकार से केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ठीक है, उसी का अध्ययन हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन में क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखा तो इसकी परिभाषा है वैद्युत रसायन की भौतिक रसायन विज्ञान की शाखा, जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच क्या संबंध तथा पारंपरिक ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है वैद्युत रसायन कहलाता है। इसको आप क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो ऐसे पदार्थ क्या होता है बताओ, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा क्या प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं चालक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं चालक कहते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा क्या होती है प्रवाहित हो जाती है उसे क्या कहते हैं चालक कहते हैं। और चालक का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे है मुक्त इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है उपस्थित होता है, उसमें हम धारा क्या है जो है प्रवाहित कर सकते हैं। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसमें हम क्या धारा प्रवाहित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या जिसमें उपस्थित होता है उसमें हम क्या धारा प्रवाहित कर सकते हैं। और जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अर्थात ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनमें क्या है विद्युत धारा बिल्कुल नहीं चल सकती है, क्योंकि उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं। तो अधातुओं की अगर बात करें तो अधातुओं में धारा नहीं चल सकती। उसका रीजन यही है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगर देखा जाए तो धातु है अर्थात जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं उन्हीं में क्या है चालकता हो सकती है। वही केवल धारा एक स्थान से दूसरे स्थान क्या है सरलता से प्रवाहित करते तो उसे क्या कहते हैं चालक कहते हैं। और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं तो उसे क्या कहते हैं मतलब अचालक कहा जाता है, अचालक कहा जाता है, अचालक कहा जाता है। जिसे हम कहते हैं नॉन कंडक्टर और क्या है कंडक्टर कहते हैं। यानी चालक को कंडक्टर कहेंगे और चालक को क्या है नॉन कंडक्टर क्या है कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले। तो इसके बाद में हम बात करते हैं विद्युत चालक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। समझ में पूरी तरह से आ रहा होगा आपको, ठीक है। आइए अगले तरफ चलते हैं हम लोग, अगले टॉपिक की बात करें यहाँ पर। तो देखा जाए कि क्या है जो चालक देखा जाए, चालक मुख्यतः जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। विद्युत चालक मुख्यतः क्या होते हैं दो प्रकार के। क्या है विद्युत चालक, विद्युत चालक जो होते हैं चालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या है धात्विक चालक है, जिसे हम कहते हैं मेटलिक बोलते हैं और कंडक्टर बोलते हैं। और एक होता है विद्युत क्या है अपघट्य, इसे कहते हैं क्या है इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो धात्विक चालक क्या है ऐसे पदार्थ जिसमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, ठीक है, ऐसे पदार्थ लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि ऐसे पदार्थ जिनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से किया जा सकता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन से जो है विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होती है। विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाती है, सरलता से हो जाती है, उसे धात्विक चालक कहते हैं, चालक कहते हैं, याद रखिएगा। यानी क्या है ऐसे पदार्थ जो होते हैं जिनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है सरलता से होता है, उसे क्या कहते हैं धात्विक चालक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कॉपर ले सकते हैं आप, एजी ले सकते हैं आप,
एल्यूमिनियम ले सकते हैं आप, तमाम ऐसे क्या है आदि बहुत सारे धातु जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या है धारा प्रवाहित जो होती है वो होती है। और ये धात्विक चालक यानी शुद्ध धातु हैं, इनमें जो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है, इसमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के। यानी जो है आप अगर देखेंगे तो जो वैद्युत अपघट्य होता है, वैद्युत अपघट्य की बात जो है उसमें हम जो जिस विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर देखें अगर केवल धातु है, धातु मतलब जैसे हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, आयरन है, गोल्ड है, निकिल है, ठीक है, इस सब में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो कहीं भी यहाँ वैद्युत अपघट्य नहीं है। किसी धातु का शुद्ध धातु लेते हैं तो उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के ही उसमें क्या है धारा प्रवाहित होती है। और धारा प्रवाह होने का कारण सबसे बड़ा क्या है, उसके अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें क्या है धारा चलती है। तो धातुओं में अगर धारा चल रही है सरलता से बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के तो उसे क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। और जिसमें जो है रासायनिक परिवर्तन करने के उपरांत धारा चलते उसे क्या है विद्युत अपघट्य कहा जाता है। तो इसको आप क्या करें, नोट करें पहले, फिर हम बात करते हैं विद्युत अपघट्य को लेकर। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी जलीय विलयन में या गलित अवस्था में जलीय विलयन है या इसकी क्या है गलित अवस्था में, ठीक है, विद्युत का क्या है प्रवाह की होता है, विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है। गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है, धारा का प्रवाह किया जा सकता है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन हो या गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है उसे क्या है वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे हम देखें अगर वाटर में देखा जाए तो वाटर में क्या घूलते हैं, वाटर में अगर हम क्या है नमक को घोल दिया जाए तो वहां पर क्या है वहां धारा चल रही है, कहीं चल रही है, देखो ध्यान से। अगर यहाँ पर वाटर की बात करें हम तो पानी में जैसे नमक घोलते हैं तो NaCl होता है, NaCl होता है। तो अगर देखा जाए देखो यहाँ पर केमिस्ट्री में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। केमिस्ट्री में जो आपके कंपाउंड जो बनते हैं, जो यौगिक बनते हैं, उसमें 3 प्रकार के बॉन्ड्स बना करके बनते हैं। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। क्या कहते हैं बताओ, वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, जिसकी यूनिट्स होती है इलेक्ट्रिक बॉन्ड होता है। एक होता है सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और एक होता है उपसहसंयोजी बंध होता है, उपसहसंयोजी बंध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। तो 3 प्रकार के बॉन्ड जो है हमारी केमिस्ट्री में पाए जाते हैं और इसी बंध के द्वारा जो है कोई भी कंपाउंड क्या जुड़ा होता है। दूसरी बात ये है कि कोई भी एलिमेंट्स रिएक्शन क्यों करता है, कोई भी एलिमेंट्स जो है वो रिएक्शन क्यों करता है। तो रिएक्शन करने का सबसे बड़ा कारण है अक्रिय गैस का बनना। अक्रिय गैस का मतलब क्या हुआ, अक्रिय गैस का तात्पर्य हुआ यहाँ पर जैसे क्या है, क्या हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, ज़ेनान है और क्या रेडान है। यानी आवर्त सारणी में या केमिस्ट्री में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बाहरी कक्षक क्या होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं, यानी वो रिएक्टिविटी नहीं करते हैं, यानी पूरी तरह से अस्थायी होते हैं या अष्टक नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो तत्व क्या है अष्टक नियम का पालन करते हैं या जिनके बाहरी कक्षक पूरी तरह से भरे होते हैं वो कभी रिएक्टिविटी नहीं करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि उनके जो है आयनन विभव क्या होते हैं, काफी उच्च होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो है या मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग बाहर की ओर नहीं कर सकते हैं। तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं हो सकता या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, क्योंकि धारा को ले जाने के लिए, विद्युत को ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी वहां पर। तो यहाँ देखा जाए तो वैद्युत संयोजी बंध में क्या होते हैं, एक धातु होता है और दूसरा क्या होता है बताओ, अधातु होता है। एक क्या होता है, धातु होगा, दूसरा क्या अधातु होगा, जिससे हम क्या कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। यानी जो है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वहां उसे क्या कहेंगे, वहां विद्युत संयोजी बंध कहा जाएगा। सहसंयोजी बंध की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, अधातु होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अधातु, यानी दोनों नॉन मेटल होते हैं, यानी क्या अधातु लिखेंगे आप, अधातु।
अधातु प्लस अधातु, यानी दोनों जो होंगे या दो या दो से अधिक क्या होंगे इसमें अधातुएं ही भाग लेते हैं, ठीक है। और यह जो होता है नॉन मेटल मतलब क्या है, इनके बीच में क्या है सहसंयोजी बंध होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जो होती है तीन प्रकार से होती है, एकल बंध द्वारा होता है, सिंगल बॉन्ड लगता है, दो अगर इलेक्ट्रॉन द्वारा जुड़ दिया, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन द्वारा, अगर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो साझेदारी होती है तो जो है उसे हम एकल बंध होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में या दो अधातुओं के बीच में युग्म इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी होती है, यानी दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो वहां पर क्या होता है डबल बॉन्ड आता है, द्वितीयक बंध आता है। और अगर वही चीज जो है तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन से क्या है साझेदारी होती है किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में, तो ट्रिपल बॉन्ड वहां पर कार्य करता है। तो साझेदारी की बात करें अगर हम, तो सहसंयोजी बंध जो होता है उनमें दोनों अधातुएं ही क्या देखी जाती हैं, ये दोनों अधातुएं होती हैं, क्योंकि दोनों को आवश्यकता है, तो यहाँ पर क्या साझेदारी द्वारा होता है। और एक चीज बता दे रहा हूँ लास्ट में होता है उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध में क्या होता है, एक दाता होता है और दूसरा क्या होता है ग्राही होता है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं डोनर और एक्सेप्टर को लेकर के बात किया जाता है, यानी ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं या ऐसे भी तत्व होते हैं या ऐसा बॉन्ड है ये जिसका निर्माण किसने किया था, लोरी और शड्विक ने किया था। इसका निर्माण किसने किया था, लोरी और शड्विक ने किया था। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो भी तत्व आएगा एक दूसरे तत्व से जब वो क्या रिएक्टिविटी करेगा या बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा, तो हमेशा युग्म इलेक्ट्रॉन को त्याग कर करता है। क्या करता है, युग्म इलेक्ट्रॉन मतलब हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से, ये जुड़वा इलेक्ट्रॉन से होता है। और इसमें जो दाता होता है उस और जो ग्राही होता है उनके बीच जो बॉन्ड होता है एक एरो यानी एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और तीर की जो पुच्छ होती है यानी जो टेल होता है वो दाता की ओर होता है, और जो नोक होता है किधर होता है, ग्राही की ओर होता है, ये जो ग्रहण करने वाला एलिमेंट है उसके अंदर होता है। तो तीन प्रकार के जो है बॉन्ड पाए जाते हैं इसमें। तो अगर देखा जाए तो विद्युत संयोजी बंध हमेशा याद रखिएगा, ये विद्युत धारा द्वारा जो होता है क्या होता है, वियोजित होता है। क्या होता है, विद्युत धारा द्वारा क्या होता है, इनके आयन आपस में क्या होते हैं, टूटते हैं। सहसंयोजी बंध जो होता है ये ऊष्मीय वियोजन होता है। क्या होता है बताओ, ऊष्मीय वियोजन होता है, और ऊष्मा के द्वारा क्या सरलता से क्या विखंडित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो धातु और अधातुओं के बीच की बात करें अगर हम, तो यहाँ धातु और धातु के बीच की बात करें तो उनके बीच में क्या होगा, विद्युत संयोजी बंध होगा। तो एक जो धातु मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, तो कोई भी एलिमेंट रिएक्शन क्यों करता है। और एक चीज और भी होती है कि जो विद्युत संयोजी बंध होता है, वो जो विद्युत जो संयोजी कंपाउंड है, यानी जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो कंपाउंड होता है, इनके जो यौगिक बनते हैं, इन यौगिक में धारा कभी नहीं चल सकती। याद रखिएगा, ठोस अवस्था में, ठोस जो अवस्था होती है, सॉलिड अवस्था में अगर स्टेट में देखा जाए या सॉलिड फेज में अगर देखा जाए, तो विद्युत संयोजी जो बॉन्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में, वो कभी भी उसमें हम धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, सब लोग जैसे मान लीजिए सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो रिएक्शन करते हैं, किससे रिएक्शन करते हैं बताओ, किसके कारण रिएक्शन करते हैं, अक्रिय गैस प्राप्त होने के लिए। यानी अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, आपस में वो रिएक्शन करते हैं। तो हीलियम का 2 होता है, नियान का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्लोरीन का कितना, इसका जो होता है 36 होता है, इसका कितना 54 होता है, इसका कितना 86 होता है। इस प्रकार से देखें तो सबका क्या है, एटॉमिक नंबर है। और इसी एटॉमिक नंबर को प्राप्त करने के लिए ही इससे पहले जो भी इलेक्ट्रॉन आपके और सारणी में है, यानी अक्रिय गैस से पहले जो भी तत्व है सारणी में है, उन सभी तत्व जो होते हैं वो अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। जिस प्रकार से अगर आप पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, तो उसका भी एक रीजन होगा। ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए कुछ कारण होगा, उसका अपना एक एम होगा। अगर जो है आज डॉक्टर के पद हैं, इंजीनियर के पद हैं, पायलट के पद हैं, यूपीएससी है, प्रशासनिक सेवा क्षेत्र के पद हैं, ऐसे तमाम सारे अस्थायी पद हैं जिनको आप देखते हैं और उसको पाने की क्या रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो जब तक वो चीज नहीं मिल जाता है आपको, तब तक इस कोचिंग से उस कोचिंग, ठीक है, इस टीचर से उस टीचर, यानी क्या है, तब तक आप एक दूसरे से क्या एक्टिविटी करते रहते हैं और लगातार पढ़ते रहते हैं। यानी वो लक्ष्य आपको प्राप्त करना, उस स्थान को प्राप्त करना है। सेम ऐसे ही अगर बात करूं मैं, तो जो आपका अक्रिय गैसेस से पहले जो एलिमेंट्स है उसमें मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो ये जो होते हैं रेडियो एक्टिव को छोड़ करके बाकी सभी क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या ग्रहण करके या साझेदारी करके हमेशा क्या होता है, अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। अगर यहाँ देखें हम, तो नमक जो ठोस होता है, नमक क्या होता है, ठोस होता है। ठोस नमक में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। उसका रीजन क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना 17 होता है। यानी क्या होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर हो गया 11 है, और क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का जो होता है वो क्या 17 है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो सोडियम जो होता है, सोडियम का जो है ये कहता है मुझसे कोई एक ले ले, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखेगा।
अगर अपनी क्या है परमाणु या बाहरी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देता है तो सोडियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 10 यानी नियान का क्या बन जाएगा, इस स्वरूप प्राप्त कर लेगा। सोडियम नियान नहीं बन गया, गैस नहीं बन गया, वो सोडियम जो है नियान का क्या है प्रतिरूप प्राप्त कर लिया, अर्थात उसके कक्षक क्या पूरी तरह से भर गए। जबकि क्लोरीन का अगर मुझे एक मिल जाता, मुझे क्या होता एक मिल जाता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता, इसे हम क्या है इसमें जो है हम अस्थायी रहते, यानी 17 से क्या मिल जाता 18 मतलब क्या हुआ आर्गन की स्थिति क्या करता वो प्राप्त कर लेता। तो अगर क्लोरीन देखा जाए तो क्लोरीन आर्गन की उपस्थिति स्थिति प्राप्त करना चाहता है, सोडियम जो है नियान की क्या स्थिति प्राप्त करना चाहता है। तो दोनों जब अग्नि गैस की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम ने किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, तो बना का NaCl ना। तो अब इसके पास अब NaCl में अगर देखा जाए ठोस अवस्था अगर है तो ना तो सोडियम के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना प्राप्त कर लिया, आर्गन प्राप्त कर लिया। ये सोडियम नियान बन चुका है और क्लोरीन जो है आर्गन बन चुका है। ऐसी स्थिति में ये ठोस अवस्था में ना तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें है, ना तो कोई इसमें गतिविधि रहेगी, इसीलिए जो है सोडियम क्लोराइड में कभी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। सवाल बात करो, इस प्रकार से इसको क्या करना आपको समझना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप विद्युत अपघट्ट क्लास पढ़ करें तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद की बात करते हैं, देखो यहाँ से अब अपघट्य कैसे बनेगा। तो जो ठोस अवस्था में विद्युत संयोजी बंध के इतने भी कंपाउंड हैं, जिसमें एक धातु दूसरा क्या धातु, उसमें धारा नहीं चल सकती। जब इनको हम क्या करते हैं, जलीय विलयन डालते हैं, कहाँ डालते हैं, जलीय विलयन, यानी इनको वाटर में डालेंगे तो इनके पास अभी तक देखिए कोई था, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उनके आर्गन हो गया, यानी या तो इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन ना तो इसके पास। जब इसको आप वाटर में घोलेंगे तो तुरंत क्या होगा, ये यानी A पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या नेगेटिव में क्या होगा, टूटेगा, टूटेगा होगा। जब ये इसमें टूट जाएगा तो आप देख सकते हैं कि सोडियम पर क्या आ गया, सोडियम पर एक चार्ज आ रहा है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी इसके पास क्या बना, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बना गया, क्या बना, मुक्त इलेक्ट्रॉन बना। और यही जो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है धारा लेके चलना क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। तो जब हम किसी भी ठोस अवस्था में या फिर क्या होता है विद्युत संयोजी जितने भी बॉन्ड होते हैं या यौगिक होते हैं, उन यौगिक को जब हम क्या करते हैं जलीय विलयन में डालते हैं, तो जब उनके जलीय विलयन क्या होते हैं, जब वो ठोस जो है वो क्या होता है अपने आयनों में टूट जाता है, तो आयनों में टूटने के उपरांत उस पर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसके कारण क्या उसमें धारा चलेगी, और इन्हीं घोल को, इनके जलीय विलयन को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी अगर एक प्रकार से कहा जाए कि किसी पदार्थ या किसी विद्युत संयोजी पदार्थ या ऐसे पदार्थ है जिनके जलीय विलयन में हम विद्युत धारा को सरलता से क्या कर सकते हैं, प्रवाहित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ में आया पूरा। तो इस प्रकार से हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ विद्युत अपघट्य की अगर बात करें हम, तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा क्या है प्रवाहित की जाती है या प्रवाह किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्य कहेंगे। और वैद्युत अपघट्य जो होता है उसमें दो प्रकार का होता है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य होता है और एक क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, प्रबल होता है और क्या होता है, दुर्बल होता है। तो प्रबल की अगर बात करें तो ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या होते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसे विद्युत अपघट्य, ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो जैसे अगर आप लिखना है इसमें तो क्या लिखेंगे बताओ, इसमें अगर लिखना है तो NaCl लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं क्या, कैल्शियम सल्फेट लिख सकते हैं आप कह सकते हैं सोडियम सल्फेट लिख सकते हैं आप, Na2SO4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को देखें तो ये सब क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। इसके अंतर्गत आप पोटेशियम नाइट्रेट लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं HCl लिख सकते हैं आप। ये सब अगर देखा जाए तो ये टोटल जितने आप देख रहे हैं कंपाउंड, ये टोटल के टोटल क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत आते हैं। जब ये आयन मतलब ये जब टूटते हैं अपने जलीय विलयन में, जब ये विखंडित होते हैं, विभाजित होते हैं, इनका अपघटन होता है, तो अपघटन होने के पश्चात ये पूरी तरह से क्या होते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो ऐसे विद्युत अपघट्य जैसे इसका अपोजिट जो आपने पढ़ा है प्रबल में, उसी प्रकार से देखा जाए तो जो आयनीकृत हो जाते हैं पूर्ण रूप से आयनीकृत, इसमें क्या होते हैं, अल्प आयनीकृत होते हैं। मतलब जिस पर जो है आंशिक रूप से क्या होता है, उस पर आयन चार्ज रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में अल्प आयनित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। अगर देखें तो जैसे करके आप लिख सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, NH4 क्या होगा, OH हो जाएगा। अगर यहां हम बात करें तो लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं, COOH लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूरा जो है आंशिक रूप से वो आयनित होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो इसको आप नोट कर लें, यानी विद्युत चालन के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और ये आपका इलेक्ट्रो जो केमिस्ट्री है उसका अगला हेडिंग था जो आप इसको नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें, आपको समझ में पूरी तरह से आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम कुछ और पॉइंट को लेकर चर्चा करते हैं। आइए इसके बाद अगर हम चले तो क्या होता है, यहां देखें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, अभिक्रिया है। क्या बताओ, ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड क्या है रिडक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी पदार्थ द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रक्रम, क्या लिखेंगे आप, किसी पदार्थ है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अणु लिख सकते हैं, या इसे क्या लिख सकते हैं, आयन लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर परमाणु, अणु या आयन, ठीक है। किसी पदार्थ द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रक्रम द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रक्रम, प्रक्रम क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। यानी क्या है, किसी पदार्थ परमाणु या अणु या आयन द्वारा क्या है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, जो है इसमें ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण में एक चीज और होती है कि ऐसे जो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर मैक्सिमम जो है धनात्मक बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर मैक्सिमम क्या है धनात्मक बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से आप देखेंगे, तो जैसे कि अगर बात करें हम कि मान लीजिए जिंक है, तो जिंक यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, ये सॉलिड है, जिंक क्या है, ये सॉलिड है, इसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। और ये क्या है, जब इसका लवण या इसका जलीय विलयन क्या करेगा, जब इसमें टूटेगा, किस विलयन में जाएगा, तो इस पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, और ऐसी कंडीशन पे क्या 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर धनायन चार्ज रहता है, यानी प्लस चार्ज बढ़ने की घटना और माइनस चार्ज घटने की घटना। यानी प्लस चार्ज अगर बढ़ रहा है और माइनस चार्ज क्या है घट रहा है किसी भी एक तत्व पर,
तो वो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया वहां पर कही जाएगी। तो यहाँ अगर देखा जाए तो जिंक यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, त्याग रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी। बताओ क्या होगा, इसमें ऑक्सीकरण की जो होगी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन की बात हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट और है, ऑप्शन को अगर देखा जाए तो किसी पदार्थ, क्या लिख सकते हैं हम, बताओ, किसी पदार्थ और इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम परमाणु, अणु या आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। अगर यहां देखें तो ऐसी स्थिति में आप यहां पर लिख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो यहाँ कॉपर है, अगर कॉपर क्या है 2 पॉजिटिव, पहले से क्या था, आयनिक था, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ था और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का अपना स्वयं को ग्रहण कर लिया, तो क्या है, कॉपर ठोस अवस्था में आ गया। तो ऐसी अवस्था में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ठीक है, यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण करता है तो इस पर जो है जो आयनिक चार्ज था, जो आपका धनावेशी चार्ज था, वो क्या घट जाता है। यानी एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं किसी भी परमाणु, आयन या अणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता कह सकते हैं। ऋणायन बनाने की क्षमता को भी हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यानी अपचयन में क्या होता है, किसी तत्व पर, किसी धातु पर या किसी एलिमेंट्स की बात करें, चाहे धातु हो चाहे धातु हो, उस पर क्या है, प्लस चार्ज घटता है और माइनस चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कॉपर पर यहाँ 2 पॉजिटिव था, तो यहाँ पर क्या है, कॉपर पर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, यानी प्लस चार्ज क्या हुआ, घट रहा है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉनों क्या जो त्यागा था वापस क्या है, ग्रहण कर लिया है। ऐसे स्थिति में यहाँ पर देखा जाए तो कोई चार्ज ना होने का यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा बताओ, अपचयन होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए अपचयन को हम देखा दो नाम से जानते हैं। अपचयन को एक नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं ऑक्सीकारक कहा जाता है। अपचयन को क्या कहते हैं बताओ, ऑक्सीकारक कहेंगे हम। यहाँ पर अपचयन को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कह सकते हैं। ठीक है, एक नाम से इसको जानते हैं। जबकि ऑक्सीकरण को हम 3 नाम से जानते हैं। ऑक्सीकरण के साथ साथ इसको हम अपचायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक भी कहते हैं, और साथ साथ उपचयन भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं बताओ, उपचयन भी क्या है, कह सकते हैं इसे। ठीक है, ऑक्सीकरण कह सकते हैं, अपचायक कह सकते हैं, या उपचयन कह सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार अगर हम देखें अपचयन को, अपचयन के साथ इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकारक कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आप पूरी तरह से नोट कर लें। ठीक है, पूरी तरह से नोट कर लें। आशा है आपको समझ में आया होगा। वैसे भी आप पिछली क्लासों में क्या है, जैसे आप देखे होंगे कि जो 11th में जो आपने क्लास पढ़ा होगा, तो उसमें जो सेकंड चैप्टर, जो सेकंड पार्ट केमिस्ट्री का है, उसमें पहला चैप्टर ही क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, और उसको आप पूरी तरह से अच्छी तरह पढ़े होंगे, और वहां से आपको क्या है, पूरी तरह जानकारी आपको मिल भी गई होगी। तो इसको आप वहां से देखें तो इसको थोड़ा सा ये उसका पार्ट है। यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इसको डीप नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर बस इलेक्ट्रोडों की बात करनी है। जो सेल होता है, सेल पर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, या उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोड पर अपचयन और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। तो उसी को हम लेकर के यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट को चर्चा कर लेते हैं। आइए, इसी में अगर देखा जाए तो ऑक्सीकरण अपचयन के बाद हम देखें तो इसी में आता है रेडॉक्स प्रक्रिया आती है। रेडॉक्स का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। यानी क्या है, दोनों प्रक्रियाएं जब एक साथ होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। तो उनको भी आगे देख लेते हैं। रेडॉक्स प्रक्रिया की बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, देखो ध्यान से। रेडॉक्स प्रक्रिया क्या है, रेडॉक्स प्रक्रिया, रेडॉक्स प्रक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स लिखा हुआ, रेडॉक्स प्रक्रिया, यानी इसे हम ऐसी प्रक्रिया जिनमें क्या है, एक ही प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती है। ठीक है, दोनों क्या होती है, एक साथ होती है। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया
जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती हैं, साथ साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जैसे अगर बात करें यहां पर हम, तो उसी को हम ले लें जो आपने अभी अलग अलग लिया था, उसी को हम ले लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए जिंक है और प्लस क्या है, यहाँ पर कॉपर है, ठीक है। यहाँ AQ ले लीजिएगा और यहाँ सॉलिड है। AQ का मतलब इक्वैश होता है, यानी क्या है, जलीय होता है, इसे क्या कहते हैं, जलीय कहते हैं। और जब इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखा जैसे जिंक ट्रू पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ AQ लिखेंगे हम और प्लस क्या हो जाएगा, और यहाँ कॉपर हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखें तो यह जो अभिक्रिया है, इसमें देखेंगे दोनों एक साथ पूर्ण हो रही है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो किसमें क्या आप देख सकते हैं, अगर जिंक की बात करें यहाँ से, तो जिंक के बीच में क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीकरण हो रहा है। बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक के बीच में क्या होगा, ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं जिंक यहाँ सॉलिड था, इस पर देखा जाए तो दो चार्ज क्या है, बढ़ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है त्याग कर धनात्मक बनाने की क्या है इसमें क्षमता आ रही है, या इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या है पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन यहाँ पर होना पूरी तरह से संभावित है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ इसके ऊपर क्या है, दो चार्ज, दो प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन था, जब चूंकि ये पहले से ही जलीय विलयन में था, और जो इसमें दो इलेक्ट्रॉन त्यागा तो वापस से ग्रहण करके वो क्या हुआ, सॉलिड कर लिया। यानी यहाँ आप देख सकते हैं प्लस चार्ज इस पे क्या है, घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपचयन की प्रक्रिया हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, अपचयन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार देखें तो ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों क्रियाएं किसी भी क्रिया में एक साथ होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से कहते हैं। तो इस चीज को आप क्या करें, नोट करें। और आशा है आज का जो क्लास होगा पूरी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको आप क्या करें, नोट करें, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करें। वीडियो को रोक करके आप नोट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के क्रम में हम बात कर लेते हैं जो है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व की बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे, वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व को लेकर के हम बात कर लेते हैं। वैद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व की बात क्या होती है, चालकत्व का मतलब होता है किस प्रकार से इसमें आवेश को हम क्या है चालन की प्रक्रिया जो होती है किस प्रकार से होती है, इनको लेकर के बात करते हैं। वैद्युत अपघटनी विलयन मतलब जैसे क्या होता है, मतलब ऐसे विलयन जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात वो क्या होता है, अपने आयनों में टूटता है और उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसके कारण वो धारा चलना प्रारंभ हो जाती है उसमें। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वैद्युत अपघटनी विलयनों का क्या है, चालकत्व। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होने का गुण, ठीक है। किसी विद्युत अपघट्य या कह सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य के विलयन, ऐसा रखिएगा, के विलयन या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होने का गुण, अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होने का गुण
क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व कहलाता है। वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व कहलाता है। ठीक है, आपको पहले बताया गया कि जो धातु होते हैं, जो विद्युत संवहनीय यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें ठोस अवस्था में धारा नहीं चल सकती क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब उसको हम गलित अवस्था में लाते हैं या वो जलीय विलयन बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो अपने आयनों में टूटते हैं, और ऐसी अवस्था में अगर उसमें जो है उसकी गलित अवस्था में क्या है, धारा प्रवाहित होने गुण का तात्पर्य ये हुआ कि मैंने क्या कहा, एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, एक क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूरी तरह से क्या होते हैं, आयनीकृत होते हैं, पूरी तरह से वो पूर्ण रूप से आयन उस पर चार्ज आता है, तो उसे हम प्रबल वैद्युत कहेंगे, अपघट्य कहेंगे। और जिस पर क्या है, अल्प रूप में क्या है, आयन आता है, उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहेंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो प्रबल वैद्युत अपघट्य अगर है तो वहां पर धारा जो होगी, उनका चालकत्व होगा, उनमें जो आवेश चलने गुण होगी वो क्या होगी, वो तेजी से होगी, अधिक मात्रा में होगी, तो वहां जो उसकी चालकत्व होगी वो काफी ज्यादा होगी। लेकिन अगर वो चीज अल्प आवेश के रूप में है, यानी उसमें प्रबल नहीं दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात हो रही है, तो निश्चित है वहां आयनों की जो अधिकता ना होने के कारण आयनों की कमी है, इसीलिए वहां पर क्या है, उनके गुण जो होते हैं उसमें चालकत्व की जो स्थिति होगी वो कम होगी। तो वही यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होने का गुण की जो बात यहाँ पर हुई, तीव्रता और कमी से है, और साथ ही साथ तीव्रता और कमी के साथ साथ यहाँ पर ये भी जोड़ सकते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य को लेकर के भी यहाँ हम कर लेते हैं। तो इसके गुण के कारण, मतलब उसमें प्रबलता है या दुर्बलता है, उसी को ही गुण जो है, जो वैद्युत अपघटनीय विलयनों का क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, नोट कर ले, और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट को लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो प्रबल जो विद्युत अपघट्य की बात होती है, तो जैसे विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है, विद्युत अपघट्य कैसे मैंने बताया कि ऐसा जलीय विलयन जिसमें विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो सके, और फिर भी वहां पर उसके आयनों पर भी क्या निर्भर करता है चीज। तो जो बैटरी है, बैटरी अगर देखा जाए तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में एक घोल है, सपोज ये घोल है, और इसमें देखा जाए तो ये इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होंगे, यानी दो प्लेटें होंगी इनके भीतर। एक जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होता है। और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसके बीच में क्या जलीय विलयन बन रहा है, क्या बना होता है, जलीय विलयन बन, इसमें है कोई वैद्युत अपघट्य है। इस वैद्युत अपघट्य में क्या है, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, या इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में क्या है कन्वर्ट होता है, तो इनमें क्या है, इनमें जो है चार्ज जो होते हैं एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जो चार्ज जो चलने की स्थिति है या इसमें आवेश होने की जो स्थिति है, वो उसकी प्रबलता और दुर्बलता पर निर्भर करती है। ये जो अपघट्य है, जो जलीय विलयन बना है, ये दुर्बल है या प्रबल है। अगर प्रबल होगा तो उसमें क्या है, उसके आवेश जो है या विद्युत धारा की जो मात्रा होगी अधिक होगी, और अगर वो दुर्बल है तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या वो कम हो जाएगी। तो दुर्बलता और प्रबलता कहीं ना कहीं जो होती है ये डिपेंड करती है इसके चालकत्व को लेकर। ठीक है, तो अभी हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। और देखा जाए यहाँ पर जब भी कोई जो है चार्ज चलेगा, यानी जो भी ऊर्जा उसमें बनेगी, वह ऊर्जा कुछ ना कुछ रूप में ऊष्मा के रूप में व्यय होती है, और उसी को ओम ने क्या किया है, परिभाषित किया है। ओम की अगर हम बात करें तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, और फिर भी आपके फिजिक्स में भी ओम का नियम है। ओम जो है सीधी सी बात कहते हैं कि जब किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें से क्या होती है, जो है ऊर्जा कुछ ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। यानी अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें जो बहने वाली धारा का मान होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट हो सकता है, ये होता है, या फिर जो उनमें बहने वाली धारा का मान विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती, यानी बेस क्या होता है, आई होता है। और अगर वहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर उसमें हम प्रपोर्शन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसे आर कहते हैं, और आर क्या है, प्रतिरोध है।
तो जिस प्रकार से किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं, जो पोल में तार या इसी करंट की बात करते हैं हम, तो उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन के आपस में टकराव के कारण या फिर जो है किसी भी विधि द्वारा उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं, तो उसके कारण उसमें क्या है, कुछ ना कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में व्यय होती है, तो वह क्या है, रेसिस्टेंस कहलाती है। इसी प्रकार से जब कोई बैटरी है, वो बैटरी के घोल के भीतर जब आवेश या चार्ज चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पे भी क्या होती है, ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है, वहां पर भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध जो होना है वो बाहरी प्रतिरोध से कैपिटल आर से लिखेंगे, और यहां देखा जाए आंतरिक प्रतिरोध हो रहा है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस हो रहा है, किसके भीतर हो रहा है, सेल के भीतर हो रहा है, तो इसे क्या आंतरिक प्रतिरोध कहा जाएगा। हालांकि रेजिस्टेंस दोनों में हो रहा है, दोनों में चार्ज है, इसीलिए यहाँ ओम के नियम से क्या है, इसको व्याख्यात किया जाएगा। तो आज का हमारा क्लास होगा इतना ही रखने देते हैं, और फिर इसमें हम बात करेंगे ओम के नियम के साथ साथ हम क्या बात करेंगे, इनके चालकता को लेकर के बात करेंगे, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक को लेकर के बात करेंगे, और फिर क्या विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता को लेकर के हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, ये आपका कंप्लीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसके आगे जो है चालकता को प्रभावित करने वाले कारक को देख लेंगे हम। तो कारक को बात करेंगे, विलायक की प्रकृति होती है, ताप का प्रभाव होता है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति होती है, ये भी कहीं ना कहीं जो है चालकता को प्रभावित करने पर क्या है, जो है विशेष प्रकार से भूमिका निभाती है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, देखा जाए यहाँ पर विलायक की प्रकृति, लिख पढ़ लीजिए, देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए इसी वक्त, जिससे क्या समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए विलायक की प्रकृति की बात करें, तो विलायक की प्रकृति कैसे है, प्रकृति का मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य है या फिर जो है दुर्बल है। यहाँ देखा जाए विलायक क्या है, विलायक का मतलब हुआ जो आप देख रहे हैं उसमें, ठीक है, कि जो है विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होने पर चालकता का मान अधिक हो जाता है, ठीक है। विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होने पर चालकता का मान क्या होता है, अधिक होता है, तथा कम होने पर क्या चालकता का मान कम हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है, अगर अधिक है तो जो है उसका मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा चालकता का मान, और कम है तो कम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। साथ ही साथ वहां पर कहीं ना कहीं जो है उसके सांद्रता पर भी प्रभाव देखा जाता है। तो यहाँ ताप का प्रभाव क्या है, ताप का मतलब ही होता है, अगर हम देखा जाए तो ताप बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि ताप बढ़ने पर आयनों की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर क्या होती है, आयनों की क्या होती है, गति बढ़ती है, जिससे क्या होती है, चालकता भी काफी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए ताप का भी प्रभाव यहाँ पर पूरी तरह से क्या है, देखा जाता है। और साथ ही साथ विद्युत अपघट्य की प्रकृति की बात अगर हम करें तो विद्युत अपघट्य की जो प्रकृति होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों में की चालकता क्या होती है, कम होती है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता क्या होती है, काफी अधिक होती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपने देखा विलायक की प्रकृति, और विलायक के साथ साथ यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ सांद्रता को लेकर के बात करते हैं। अगर जो आपका अपघट्य है वो सांद्र है तो उसमें जो आयन जो चलेंगे उससे क्या हो, काफी ऊर्जा क्या हो, क्षति होती, चालकता भी क्या होती, घट जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वतंत्र आयन क्या है, आयनों के चालकत्व के नियम की हम बात करेंगे, जो कि अनंत अंतर पे लेकर के बात करते हैं, कोलराउस बात करते हैं, तो कोलराउस को लेकर के चर्चा करेंगे हम। तो आज का क्लास इतना ही रख देते हैं, और अगर इसको आप नोट करना हो तो इसको आप पूरी तरह से नोट कर सकते हैं। विलायक की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक है तो चलेगा, और ताप का प्रभाव, ताप के प्रभाव से क्या है, विलायक जो है उसके आयन जो होते हैं वो बढ़ते हैं, जिससे क्या है वहां पर जो क्या नाम है, चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और विद्युत अपघट्य की प्रकृति यहाँ प्रबल और दुर्बल को लेकर के हमने जो बात किया है वो चीजें आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम रहने देते हैं, फिर हम आगे जो है बात करेंगे। फिर हम नई क्लास में हम दोबारा दूसरा लेक्चर आएगा, उसमें हम कोलराउस के नियम तक क्या करें, चर्चा करेंगे, ठीक है। बस के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।